हेलो बच्चों, द परफेक्ट कैरेक्टर्स में आपका स्वागत है। नोबो से हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं गणित के क्वेश्चन में अध्याय 10A का हम सदिश बीजगणित ले चुके हैं। सदिश बीजगणित का पिछला एक वीडियो बन चुका है और सेकंड और दूसरा और लास्ट वीडियो बन रहा है इस चैप्टर का। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया रहेगा, पहले वीडियो को भी जाकर चेक कर सकते हैं और समझने में आपको इस वीडियो को आसानी होगी। फिर तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सदिश बीजगणित में जो लेकर आए हैं कि एक सदिश का एक अदिश से कैसे गुणनफल किया जाता है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है। यदि हम ए वेक्टर को सदिश लें और एम को अदिश लें, सदिश ले इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन डाल दिया है। ए बी इसी को हम जनरली सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं कि एम को ये हम अदिश के रूप में लिखते हैं। तो इसके गुणनफल को देखा जाए तो हम यहाँ पर उसके गुणनफल को एम ए वेक्टर से प्रदर्शित करके लिखेंगे। तो इसके बारे में 4 पॉइंट हैं। हम ये ऐसा बोल सकते हैं यदि m पॉजिटिव है, यदि m पॉजिटिव है तो बोलेंगे कि इसके परिमाण का m गुना है। यदि m नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि जो ये आंसर आ रहा है उसके परिमाण का -m गुना है। और यदि हम यहाँ पर m पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो a, इसका आंसर वही होगा का डायरेक्शन का जो a वेक्टर का डायरेक्शन है। और यदि m नेगेटिव है बच्चों तो इस ये जो गुणनफल प्राप्त है उसका डायरेक्शन a वेक्टर के डायरेक्शन का अपोजिट होगा। कब? जब उसका m का डायरेक्शन माइनस में हो। तो एक सदिश का एक अदिश के साथ जब गुणन करते हैं तो कौन कौन से नियम का पालन होता है इसको ध्यान से देखते हैं। पहला नियम का पालन होता है सहचर्य नियम। हम यहाँ पर यदि m और n दो अदिश ले लें और यहाँ पर a वेक्टर को एक सदिश राशि ले लें तो सहचर्य नियम का कैसे पालन होता है। सहचर्य नियम में m n a, यहाँ पर a वेक्टर सदिश इसलिए ऊपर वेक्टर का साइन डाला है, m n अदिश राशि है तो यहाँ पर n सामने m a कर लीजिए आप, या फिर m n a वेक्टर। तो देख लीजिए आप a वेक्टर के साथ n के साथ पहले गुणा करके बाद में m के साथ गुणा करिए, या उल्टा m अदिश के साथ गुणा करके बाद में n के साथ गुणा करिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों अदिश का पहले गुणा कर ले, जो आंसर आ रहा है उसका वेक्टर के साथ गुणा कर लें तो ये तीनों का आंसर इस इक्वल प्राप्त होता है। अब दूसरा नियम देखते हैं अपन। दूसरा नियम है वितरण नियम। वितरण नियम में हम mn दो अदिश राशि ले लें और a और b दो वेक्टर ले लें, सदिश राशि ले लें। तो वितरण नियम बोलता है कि दो अदिश का योगफल हो और साथ में a वेक्टर का उसमें गुणा किया जाए तो उसको वितरण नियम में जैसे जनरली गुणा किया जाता है साधारण बीजगणित से, वैसे ही गुणा कर दे। m के साथ a वेक्टर हो जाएगा और n के साथ a वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा नियम बोलता है कि दो वेक्टर को पहले जोड़ दे बाद में उसका अदिश के साथ गुणा करे, या फिर दोनों का पहले अदिश के साथ गुणा कर दिया जाए m a वेक्टर, फिर धन लगा के m b वेक्टर, दोनों के आंसर एक ही प्राप्त होंगे। तो ये कहलाता है इसका वितरण नियम। अब हम नेक्स्ट सूत्र की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। खंड सूत्र क्या होता है? ये दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, दो बिंदु हैं हमारे पास, उसको मिलाने वाला एक रेखाखंड ये है, उसको एक तीसरा बिंदु आकर एक निश्चित अनुपात में विभाजित करे तो उस तीसरे बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना ही खंड सूत्र कहलाता है। तो वो तीसरा बिंदु हो सकता है कि a और b बिंदु है, दो बिंदु है, उसके मिलाने वाला रेखाखंड a b हुआ। जो तीसरा बिंदु वो p उसके अंदर भी हो सकता है, और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है बच्चों कि तीसरा मिलाने वाला बिंदु उसका वो p बाहर भी हो सकता है। तो उस प्रकार ये बिंदु की स्थिति सदिश, इस P बिंदु का स्थिति सदिश निकालना, इस P बिंदु का स्थिति सदिश P का पोजीशन वेक्टर निकालना है हमको। तो यदि A वेक्टर का स्थिति सदिश A वेक्टर है और इसका कैपिटल B का B वेक्टर है तो ये P इसको यदि यहाँ पर एक अनुपात में विभाजित करें, यदि P बिंदु का A से डिस्टेंस m हो और P का B से डिस्टेंस n हो, दोनों का अनुपात m अनुपात n दिया हो A और B के रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर भी ये इस P बिंदु का A से अनुपात दिया हो m और इस P बिंदु का B से अनुपात दिया हो n। जब यहाँ पर P अंतः है और यहाँ पर P बाह्य पोजीशन में है तो P यहाँ पर P का पोजीशन वेक्टर का सूत्र हो जाएगा m के साथ b वेक्टर m b वेक्टर प्लस इस n के साथ a वेक्टर, एन ए वेक्टर अपोजिट लेना है, m के साथ b वेक्टर और n के साथ a वेक्टर अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए m प्लस n। तो ये p का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। कब? जब p अंतः विभाजित करे, और जब p बाह्य विभाजित करता है उस स्थिति में p का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर m के साथ b वेक्टर m b वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर और नीचे m माइनस n, यानी कि n आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है दोनों में।
और तीसरा इसमें एक सूत्र बनता है, यहाँ पर दोनों इक्वल डिस्टेंस में नहीं है, पी बिंदु एक के पास और एक से दूर है। जब पी बिंदु की स्थिति दोनों से बराबर डिस्टेंस में, यानी कि पी बिंदु दोनों के बीचों बीच करेक्ट मध्य में हो, उस स्थिति में पी का पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, यानी कि दोनों का अनुपात सेम है बच्चों, एम की वैल्यू भी एक है और एन की वैल्यू भी एक है। तो इस स्थिति में यहाँ पर रखते हैं तो पी का पोजीशन वेक्टर यानी मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, यानी दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। अब इसकी बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्नावली 10A.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि दो बिंदु दिया है ए और बी, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर है, उसको अंतः विभाजित करने वाले अनुपात दिया हुआ 1:2, तो उस पी बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकालना है। यानी कि ए बिंदु दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर दिया है, बी बिंदु है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर दिया है। जो हमको एक बिंदु निकालना है जो उसको अंतः विभाजित कर रहा है वो 1:2 में विभाजित करता है। तो ये m की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई। तो हमको p का पोजीशन वेक्टर का सूत्र हो जाएगा बच्चों, a के साथ b वेक्टर a डॉट b वेक्टर प्लस 2 के साथ a वेक्टर 2 के साथ a वेक्टर हो गया अपॉन अन दोनों अनुपात को ऐड कर लीजिए, a 1 धन 2 तो ये हुआ b वेक्टर धन 2 a वेक्टर अपॉन 3। अब हम इसके दूसरे प्रश्न को ले रहे हैं। ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है तो हमने ले लिया, ए और बी दो बिंदु ले रहे हैं, ये हो गया। बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बच्चों ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर है। पी एक पी बिंदु उसको 2:3 में विभाजित करता है, तो इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। और पी का पोजीशन वेक्टर 4a वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया हुआ है। तो हमको ए का स्थिति सदिश निकालना है। तो इस स्थिति में हमको अभी पी की वैल्यू निकालने का सूत्र देखा था हमने, अब हमको पी की वैल्यू दी हुई है जो अंतः विभाजित कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, हमको ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हम देखते हैं पी का पोजीशन वेक्टर का क्या सूत्र है बच्चों, कि ये m अनुपात ले लें और ये n अनुपात ले लें। तो m के साथ b का पोजीशन वेक्टर, m के साथ b का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम, और प्लस लगा के फिर इस n के साथ ए का पोजीशन वेक्टर, n के साथ ए का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम, और नीचे रहता है m धन n। तो यहाँ पर p का पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है 4a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो 4a वेक्टर माइनस b वेक्टर हमने यहाँ लिख लिया। m की वैल्यू हमको 2 दी हुई है तो 2 यहाँ से रख लेते हैं बच्चों। और b का पोजीशन वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर है, तो a प्लस 2b वेक्टर वैल्यू रख लेते हैं। और n की जगह हमको दिया हुआ है 3, और ए का पोजीशन वेक्टर हमको नहीं मालूम तो हम उसको ऐसे ही लेट के चलते हैं, और नीचे m धन n दोनों की वैल्यू रख लेते हैं 2 धन 3। तो ये हो गया है 2 धन 3 5, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 4a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और ये हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर प्लस 3 और a का पोजीशन वेक्टर। तो जैसे हमने देखा कि एक सदिश के साथ एक अदिश का गुणा करने का नियम 5 चौक 20 ए वेक्टर हो रहा है माइनस 5b वेक्टर, इसको इस तरफ ले आइए माइनस 2a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर बराबर हुआ 3 गुणित a का पोजीशन वेक्टर। तो 20a में से 2a को माइनस कर लिया हमने तो 18a वेक्टर आ रहा है, और 4b में से 5b को माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 9b वेक्टर हो जा रहा है बराबर 3 और गुणित a का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर 3 जो कॉमन है उसको इस तरफ ले आइए तो यहाँ पर आके वो भाग हो जाएगा, तो 3 से भाग कर देते तो ये a का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा हमको। 3 से भाग कर लिया तो 6 वेक्टर धन माइनस 3b वेक्टर। तो इस प्रकार हमको a का स्थिति सदिश प्राप्त हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब एक प्रमेय देखते हैं बच्चों। प्रमेय क्या बोलता है कि यदि हम दो वेक्टर ले रहे हैं, दो सदिश ले रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों असमरेखीय। असमरेखीय सदिश वो सदिश होते हैं जिनकी दिशा दोनों आपस में समानांतर ना हो, वो असमरेखीय कहलाते हैं, और जिसकी दोनों की दिशा समानांतर हो या तीसरे के सदिश के समानांतर तो समरेखीय हो जाते हैं। तो और यहाँ पर एक्स और वाई जो अदिश राशियाँ ले लिया, तो हमको यदि दिया है कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर बराबर हमको यदि 0 दिया है, इसका मतलब है तो हमारा रिजल्ट पहुंचता है कि x बराबर भी 0 होगा व y बराबर भी 0 होगा यदि हमको ये दिया हुआ हो। अब हम देखते हैं कि मात्रक सदिश क्या होते हैं। लंबिक मात्रक सदिश इसको क्यों बोलते हैं।
यदि हम देख लें कि ये ओ एक्स, ये ओ वाई और ओ जेड, एक्चुअल में जेड जो है वो इसके ऊपर खड़ी इस प्रकार की लाइन होती है जिसको हम कॉपी में नहीं बना सकते, इसलिए हम उसको जेड को हम इस प्रकार से लेटा कर बनाते हैं। एक्चुअल में वो डायरेक्शन कैसा है, जैसे मेरे पेन का डायरेक्शन खड़ा हुआ उस डायरेक्शन में, तो ये हुआ ओ जेड। तो इसके ये मूल बिंदु कहलाता है यहाँ पर। तो इसके अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश मतलब जिसका मान क्या हो, एक होता है। मात्रक सदिश को डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करें तो हम आई कैप से शो करते हैं, वाई एक्स के लिए हम जे कैप का इस्तेमाल करेंगे और जेड एक्स के लिए हम के कैप का इस्तेमाल करते हैं। कैप ये शो करता है कि इसकी परिमाण कितना है, वैल्यू 1 है, परंतु डायरेक्शन एक्स एक्स के लिए आई है, वाई एक्स के लिए जे, जेड एक्स के लिए के है। और ये चूँकि परस्पर तीनों आपस में लंबवत है इसलिए इसको लंबवत मात्रक सदिश भी कहा जाता है। अब हम एक शब्द देख रहे हैं, दिक्कनुपात और दिक्कोज्याएं, ये क्या होती हैं। दिक मतलब डायरेक्शन होता है, कोज्याएं मतलब यहाँ पर कॉस होता है। यदि कोई बिंदु है P जिसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी दिया है और हम यहाँ पर 3 अक्ष ले रहे हैं अंतरिक्ष में, ये O है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो ये जो OP है जो इसका स्थिति बताता है, P बिंदु का अंतरिक्ष में स्थिति बताएगा OP वेक्टर। तो इस OP वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका पोजीशन वेक्टर को यदि R वेक्टर भी लिखा जाए, R वेक्टर शो करे, तो यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है यहाँ पर। तो उस स्थिति में यहाँ पर इसका आई एक्स अक्ष में डिस्टेंस है ए, तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए ए आई, वाई एक्स पर डिस्टेंस है बी, तो उसके डायरेक्शन के लिए बी जे कैप लगाते जाइए और जेड एक्स के डायरेक्शन के लिए सी के कैप लगा दिया जाए। तो ये उसका पोजीशन वेक्टर को, स्थिति सदिश को शो करता है। यहाँ पर ये ए बी सी क्या कहलाता है, ये कहलाता है ए बी सी इसका दिक् अनुपात, ये दिक् अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो तो आपका पोजीशन वेक्टर है, ये जो लाइन बन रही है, यदि एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाए, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाए और जेड अक्ष के साथ ये गामा कोण बनाए, तो उसका एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो कोण बना, आप कोण जानते हैं कि साइन कॉस टेन के बिना तो अधूरा होता है। यदि हम यहाँ दिक् कोज्याएं ले रहे हैं तो कॉस के ऊपर हमको उसका पोजीशन को निकालने की विधि दी गई, इसलिए नाम पड़ गया दिक् कोज्याएं। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो कोण है उसका कॉस अल्फ़ा ले लिया जाए, कॉस बीटा ले लिया जाए और कॉस गामा ले लिया जाए, तो इस ये कहलाता है उसका दिक् कोज्याएं। इस रेखा की दिक् कोज्याएं कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, 3 दिक् कोज्याएं होती हैं क्योंकि 3 अक्षों के सापेक्ष उसके कोण दिए रहते हैं। उसको शॉर्टकट एल एम और एन बोला जाता है। तो कभी भी किसी भी का दिक् कोज्याएं निकालना है, यानी कि हमको ये देखना है कि वो तीनों अक्षों के साथ कितना कोण बना रही है और उस कोण का कॉस लेना है। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये 3 चीज़ मिलकर इस बिंदु का हमको पोजीशन बताते हैं अंतरिक्ष में, इसलिए इसकी दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। और ये ए बी सी जो है उसका दिक् अनुपात कहलाता है। एक्चुअल में होता है क्या है कि दिक् कोज्याएं आपस में बराबर नहीं होती, परंतु इसको ए से भाग कर दिया जाए, इसको बी से भाग कर दिया जाए और उसको सी से भाग करने के पश्चात यदि ये आपस में बराबर हो जाए तो ये ए बी सी उसका क्या कहलाता है, दिक् अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दिक् अनुपात या दिक् कोज्याओं से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। अब हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब हम प्रश्नावली 10.3 की तरफ पढ़ते हैं। उसका पहला क्वेश्चन लिया है मैंने। हमको प्रश्न में दिया है कि ओ मूल बिंदु के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश ये दिया है, ओ के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश ये दिया। हमको ए बी वेक्टर का मान निकालना और उसका मापांक निकालना है। तो ए बी वेक्टर का मान हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ए बी वेक्टर का मान का सूत्र होता है, पीछे वाले का पहले लिखते हैं, पी का पोजीशन वेक्टर पी डॉट वी लिखते हैं शॉर्टकट हम उसको स्थिति सदिश को, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, आप हिंदी में भी पूरा स्थिति सदिश लिख सकते हैं। तो पी का पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दी है 5i धन 3j धन k और माइनस लगा के ए का पोजीशन वेक्टर हुआ 2i माइनस जे प्लस के, कैप लगाते जाइए। अब i के साथ i को माइनस कर 5i माइनस 2i करके ये आ जाएगा आपके पास 3i, 3j माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 4j हो गया है और k और माइनस k 0 हो जाएगा। तो आपके पास ए बी वेक्टर का मान हो गया। इसका मापांक निकालना है तो ए बी वेक्टर के मापांक का सूत्र हो जाएगा बच्चों, ये इसके साथ जो भी वेक्टर जो भी राशि रहती है तो उसके मापांक निकालने का सूत्र देख लीजिए कि आर वेक्टर यदि आपके पास एक्स आई धन वाई जे धन जेड के हो,
इस प्रकार दिया उसका मापांक निकालना है। इसका मतलब है कि मापांक में निकालने में वर्गमूल लीजिए x, y और z, ये जो aj के लंब मात्रक सदिश है उसके सामने जो नंबर्स हैं उसका स्क्वायरिंग करके ऐड कर लीजिए, तो ये उसका मापांक निकल जाता है। तो सेम इसी रूल का फॉलो यहाँ पर भी करते हैं। x i के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, y के साथ 4, j के साथ 4 है तो 4 का स्क्वायरिंग कर लीजिए, z का टर्म्स तो 0 हो गया है तो 9 + 16 हो गया, ये हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस प्रकार मापांक हमको मिल गया 5। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमको ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर दिया है और हमको 3a - 2b + 4c का मापांक ज्ञात करने बोल रहा है बच्चों। तो हमको जो निकालना है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। 3a वेक्टर - 2b वेक्टर + 4c वेक्टर है, तो 3 लिखकर a की वैल्यू जो है उसको लिख लीजिए। 3i - j - 4k -2, b की वैल्यू लिख लीजिए -2i + 4j - 3k और +4c है तो c की वैल्यू लिख लीजिए i + 2j - k। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का तो 9i - 3j - 4 12k, ये i j के ऊपर मात्रक सदिश लगाते चलिए बच्चों। अब -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4i, इसके साथ करेंगे तो -8j और इसके साथ करेंगे +6k आएगा, कैप लगा लीजिए। और उसके बाद यह हो गया 4i + 8j - 4k, तो हमने अदिश का गुणा कर लिया। अब i के टर्म्स को देखिए, 9i + 4i + 4i, तो ये 8 हुआ, 8 और 9 हो गया 17i, तो इसकी वैल्यू हो गई 17i हो जा रहा है। यहाँ पर अब हम देखते हैं -3j, -8k, -8j, -8j, -8j कैंसिल होकर -3j हो रहा, बच रहा है तो -3j किया और 12k में से 6k को माइनस किया तो हमारे पास -6k हुआ। -6k और -4k मिला के -10k, तो हमने इसको जैसे जनरली सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कर लिया। अब इसका मापांक निकालने बोल रहा है, तो मापांक के लिए हमने क्या मेथड देखा है बच्चों। मापांक निकालना है तो आपको वर्गमूल के अंदर लिखना है, आई के साथ जो टर्म्स है उसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, प्लस लगाना है आपको, और यदि नेगेटिव है तो -3 का स्क्वायरिंग कर लीजिए और प्लस यहाँ पर -10 है तो -10 का स्क्वायरिंग कर लीजिए बच्चों। तो 17 का वर्ग हुआ 289, 3 का वर्ग 9, धन 10 का 100 हो गया, ये टोटल होता है 398। तो इस प्रकार इसका मापांक हमको आसानी से मिल रहा है। तो अब हमने फर्स्ट का 5th क्वेश्चन लिया है, R1 की वैल्यू दी हुई है, R2 की वैल्यू दी है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, क्या पूछ रहा है इसमें बच्चों, R1 - R2 की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। उसकी दिशा में इकाई सदिश, पहले हम R1 - R2 ज्ञात करते हैं। तो R1 - R2 लिख लिया हमने। R1 की वैल्यू है i + 2j - k, माइनस लगा के R2 की वैल्यू है 3i + j - 5k। आप इसको माइनस कर लीजिए, i में से 3i को माइनस किया तो -2i हुआ, 2j में से -j किया तो -3j हुआ, +2j -j करने से +j हुआ बच्चों, और ये -k + 6k है तो ये हुआ +5k है, -k + 5k मिला के हुआ अपने पास 4k। तो R1 - R2 निकाल लिया। अब आप इसको मात्रक सदिश निकालना है तो इसका मॉड भी निकाल लीजिए। तो मॉड निकालने का तरीका आप देख चुके हैं, i के साथ जो टर्म्स है उसका स्क्वायरिंग, j के साथ जो टर्म्स है उसका स्क्वायरिंग और k के साथ जो टर्म्स है उसका स्क्वायरिंग लिख लिया हमने। तो ये हुआ आपके पास 4 + 1 + 16, तो ये हुआ 21 का वर्गमूल। तो हमने इसका इकाई सदिश निकालना, तो इकाई सदिश तो R1 - R2 की दिशा में इकाई सदिश कैसे लिखते हैं, दिशा में इकाई सदिश, और उसका सूत्र होता है, जिसका भी इकाई सदिश निकालना है उस वेक्टर को आप ऊपर लिखिए, जिसका भी इकाई सदिश निकालना, और उसी का मापांक को नीचे लिख लीजिए। ये होता है इकाई सदिश निकालने का तरीका, जो हमने इसका सूत्र पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो R1 में से R2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -2i + j + 4k, तो हमने इसके वेक्टर को लिख लिया और नीचे इसका मॉड निकाल लिया, वर्गमूल के अंदर 21, तो ये इसका इकाई सदिश निकल जा रहा है। अब हम दूसरे का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हमको 4 बिंदु दिए A B C D, चारों को स्थिति सदिश प्रश्न में दिया हुआ जो आपके सामने लिखा हुआ है। हमको सिद्ध करना है कि AB और CD समानांतर सदिश हैं। तो सबसे पहले AB वेक्टर का निकालिए। तो AB वेक्टर का सूत्र क्या होता है, जब निकालना रहता है तो पीछे वाला जो पोजीशन है B का पोजीशन वेक्टर
माइनस ए का पोजीशन वेक्टर हम लिख लेंगे। तो बी का पोजीशन वेक्टर, बी का आंसर दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 3k, माइनस लगा के ए का पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए आप। आई में से 2i घटाए तो माइनस आई हुआ, 2j में से माइनस 3j घटाए तो माइनस j हुआ, 3k में से 5k घटाए तो माइनस 2k हुआ। तो ये हमने निकाल लिया ए बी वैक्टर। इसी प्रकार हमको दूसरा दिया सी डी, तो सी डी भी निकाल लेते हैं। तो डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर कर लिया हमने। तो यहाँ पर डी का पोजीशन वेक्टर हमको दिया है आई प्लस 10j प्लस 10k माइनस सी का पोजीशन वेक्टर माइनस 5i प्लस 4j माइनस 2k। साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। तो आई में से प्लस 5i हो जाएगा, टोटल हुआ 6i, 10j माइनस 4j हुआ यहाँ पर प्लस 6j, और यहाँ पर प्लस 10k प्लस 2k प्लस 12k हो गया। तो हमने इसको भी ऐड कर लिया। अब समांतर बताने के लिए क्या करना है, इसकी स्थिति क्या होती है देखिए। यहाँ से मैं 6 को कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पर -6 को कॉमन निकाल रही हूँ मैं। माइनस को इसलिए निकालनी ताकि यहाँ का माइनस इसके जैसे नंबर बन जाए। तो ये -i -j -2k बचा। तो सेम बनाने के लिए, इसके जैसा ऊपर के आंसर को सेम बनाने के लिए मैंने माइनस भी कॉमन निकाला। तो ये -6 और ये हो गया ए बी वैक्टर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी डी वैक्टर की वैल्यू हुई -6 ए बी वैक्टर। तो यहाँ पर जब दो वैक्टर बराबर है, परंतु इसके यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट टर्म्स है, यानी कि सी डी वैक्टर बराबर एक कांस्टेंट टर्म्स ए बी वैक्टर, ऐसा कॉमन निकल जाए। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स हटाएंगे तो ये दोनों वैक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ए बी व सी डी क्या है, समानांतर है। तो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया, 3 सदिश दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा। इससे बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यानी कि हमको ये बताना है कि समकोण त्रिभुज है। तो 3 सदिश ये दिया हुआ है। एक को ए वेक्टर बोल देते हैं, एक का बी वेक्टर बोल देते हैं और एक को सी वेक्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं ए वेक्टर मान ले रही हूँ, उसको बी वेक्टर मान ले रही हूँ, उसको सी वेक्टर मान ले रही हूँ। ये 3 वेक्टर तीनों से निर्मित त्रिभुज, यानी कि साफ साफ दिया है कि ये भुजाएं को शो कर रहा है हमको। तो हमको सबसे पहले ये पता लगाना है कि वाकई ये तीनों वेक्टर से मिलकर, भुजाओं से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। इसको करने का तरीका ये है कि आप देखिए किसी दो को जोड़ के तीसरा मिलता है तो ये शो कर देगा कि वो दोनों त्रिभुज तीनों भुजाओं से मिलकर एक त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2i और i को जोड़ के 3i मिलेगा, i माइनस 3j को जोड़ के -2j मिलेगा, -4k प्लस 5k को मिलकर k वेक्टर मिलेगा। यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर को यदि हम ऐड करें, बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करते हैं तो बी वेक्टर की वैल्यू है i माइनस 3j प्लस 5k प्लस सी वेक्टर की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस 4k। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ रहा है 3i माइनस 2j प्लस के, और ये आंसर देता है हमारा ए वेक्टर। तो आप पहले से क्वेश्चंस को देखकर देख लीजिए कि कौन से दो को जोड़कर तीसरी भुजा मिल रही है। कोई भी दो हो सकती है, जो को जोड़ के तीसरी भुजा मिल रही थी। यानी कि आप लिख लीजिए नीचे, ये जो सदिश हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो पहले हमने ये पता लगा लिया कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब उसके बाद पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट में आप काम करिए कि ए वेक्टर का मॉड निकालिए। अब ये देखेंगे कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को फिक्स करना है, यानी हमको लंबाई निकालना है, यानी हमको उसका मापांक निकालना है। तो ए वेक्टर का मापांक निकालेंगे। तो ए वेक्टर का मापांक में देख लीजिए, ए की वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस के। इसका मापांक निकालेंगे हम, तो वर्गमूल के अंदर हुआ 3 का स्क्वायरिंग 9 प्लस 2 का 4 प्लस 1 हुआ, तो ये हुआ √14 वर्गमूल 14। बी वेक्टर निकालिए। बी वेक्टर है आपके पास i माइनस 3j प्लस 5k। तो इसका मापांक निकालने के लिए आप अभी तक आप समझ गए होंगे कैसे निकाल रहे हैं। आई के साथ कोफिशिएंट 1 का स्क्वायरिंग, जे के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा, उसके आएगा 25। तो ये हो गया, तो आपके पास वर्गमूल के अंदर 35। इसी प्रकार सी वेक्टर का मॉड निकालिए। सी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए देखिए क्या है, 2i प्लस j माइनस 4k। इसका मापांक निकालेंगे तो हमारे पास आंसर है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे 4 प्लस 1 प्लस 16। ये हुआ आपके पास टोटल मिलाकर
वर्गमूल के अंतर 21। तो आपके पास 3 हैं, तीनों का आपने मापांक निकाल लिया। अब देखिए किन दो को जोड़कर आपको तीसरा मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ए और सी वेक्टर को जोड़कर आपको बी वेक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पर देख लें कि तो तीसरा स्टेप में ये करवाइए कि आपको कोई दो को देख लीजिए किसको किसको जोड़ना है। ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायरिंग प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायरिंग को जोड़ेंगे तो आपको मिलता है ए वेक्टर का मॉड है वर्गमूल 14 का स्क्वायरिंग और ये है वर्गमूल 21 का स्क्वायरिंग। ये हुआ 14 धन 21 ये, और इसको जोड़ा तो 35, ये हुआ वर्गमूल 35 का स्क्वायरिंग, यानी कि हुआ ये बी वेक्टर का स्क्वायरिंग। तो आपको मिल रहा है ए का स्क्वायरिंग प्लस सी का स्क्वायरिंग। वेक्टर और मापांक हटा देंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज है, यह पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिए आप। प्रमेय से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, और पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। इस प्रश्न को शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज जिसके शीर्ष यानी कि शीर्ष दिया है 1 2 3 एक समकोण त्रिभुज। इसकी जब पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने सदिश शब्द दिया था, यानी कि हमको भुजाएं दी थी, और यहाँ पर हमको शीर्ष दिया है। तो यानी कि जब शीर्ष दिया था यानी हमको भुजाएं निकालना है। तो भुजाओं को निकालने के लिए हम पहले वाले बिंदु को ए का त्रिभुज ABC कर लेते हैं। अपन त्रिभुज ABC में ए का पोजीशन वेक्टर हम लिख लेते हैं, हमको दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के। सेम बी का लिख लेते हैं हम i माइनस 3j माइनस 5k, और सी का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं हम 3i ऋण 4j ऋण 4k। तीनों बिंदु हैं ये। तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको ए बी भुजा निकालनी है। तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो आप लिख लीजिए बी की वैल्यू है i माइनस 3j माइनस 5k, माइनस करके ए का लिख लीजिए 2i माइनस जे प्लस के। माइनस करेंगे i में से हम 2i गया तो माइनस i, माइनस 3j प्लस j तो माइनस 2j, माइनस 5k माइनस k हो गया तो माइनस 6k। ये हो गया ए बी की वैल्यू हो गई, इस प्रकार आपको मिल रहा है। इस प्रकार अब हम निकालेंगे बी सी का पोजीशन वेक्टर, यानी सी का पोजीशन वेक्टर में से हम माइनस करेंगे बी का पोजीशन वेक्टर। तो सी की वैल्यू है 3i माइनस 4j माइनस 4k, माइनस कर रहे हैं बी का पोजीशन वेक्टर i माइनस 3j माइनस 5k। तो ये आंसर हो गया आपके। 3i में से i गया तो आपके पास आ रहा है 2i माइनस ये आ जाएगा माइनस के जे माइनस 4k प्लस 5k, तो ये हो गया प्लस के। ये आपके पास बी सी वैक्टर भी निकल गया। आप सी एम निकाल लीजिए आप। तो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर कर रहे हैं हम। ए की वैल्यू आ गई है आपके पास 2i माइनस जे प्लस के, माइनस सी का पोजीशन वेक्टर हो गया है आपके पास 3i माइनस 4k माइनस 4j माइनस 4k। अब इसको भी माइनस कर लीजिए आप। तो 2i माइनस 3i करेंगे आप तो माइनस i आ रहा है, प्लस जे माइनस जे प्लस 4k प्लस 3j हुआ आपके पास, प्लस के प्लस 4k, तो ये हुआ 5k। तो हमने क्या किया था, तीनों बिंदु दिया था, तीनों का हमने क्या निकाल लिया है, भुजाएं निकाली हैं। अब सेकंड स्टेप में तीनों का हम मापांक निकालेंगे। ए बी वेक्टर का मापांक, तो ए बी वेक्टर का मान ये जो दिया है उसका स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो 1 है तो 1 का स्क्वायरिंग 1 हुआ, 2 का हुआ 4 और 6 का हुआ 36। तो ये वर्गमूल के अंदर आ रहा है 41। अब देख लीजिए बी सी वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए आप। तो बी सी वेक्टर का मॉड में आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हुआ, 1 का 1 हुआ और 1 का 1 हुआ, तो ये टोटल हो जाता है वर्गमूल 6। और सी ए वेक्टर का भी मापांक निकाल लीजिए। ये ऋण 1 है तो 1 धन 9 धन 25 हो रहा है, तो ये वर्गमूल के अंदर आ गया 35। तो हमने तीनों का मापांक निकाल लिया है। तो तीनों के मापांक की वैल्यू ए बी वेक्टर का मापांक बोलेंगे तो या ए बी के वैल्यू भुजा के मान दिया वर्गमूल 41 वर्गमूल 6 वर्गमूल 35। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़कर आपको ये मिलता है। तो आपको बी सी और सी ए का वर्ग, यानी कि बी सी का वर्ग धन सी ए का वर्ग करिए। तो बी सी का वर्गमूल 6 का वर्ग धन वर्गमूल 35 का वर्ग, तो ये हो जाता है 6 धन 41।
ये 6 धन 35 और दोनों को मिला के हो गया 41। ये हो जाता है आपका ए बी का वर्ग। तो इस प्रकार आपको हो गया है कि दो पाइथागोरस प्रमेय की विलोम से आप लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय की विलोम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ए बी कर्ण का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ए बी के सामने की भुजा कौन सी हो, कोण कौन सा हो गया, कोण सी हो जाएगा 90। तो हमने जो भी लिया है तो कोण सी उसमें 90 डिग्री शो कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमको बताना था कि तीनों जो बिंदु दिए हैं वो से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय ले लिया। यदि हमको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना रहेगा तो जो तीनों मापांक निकालते हैं, दो मापांक बराबर हो जाएंगे, दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो सिद्ध हो जाएगा वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं यदि तीनों भुजाओं की वैल्यू बराबर आती है तो वो सिद्ध हो जाएगा कि वो समबाहु त्रिभुज है। तो एक ही जैसे क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 बिंदु दिया है, तीनों हमको समरेख सिद्ध करना। समरेख मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हमको सिद्ध करना है। ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु एक ही रेखा में हमको सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले मैंने तीनों बिंदु का नामकरण कर लिया। एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया। अब आप ए बी वैक्टर निकाल लीजिए। तो बी का पोजिशन वैक्टर माइनस ए का पोजिशन वैक्टर कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं हम। तो बी का पोजिशन 3i ऋण 2j धन k ले लिया, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 2i धन j ऋण k है, घटा रहे हैं हम। तो ये 3i में से 2i गया, i ऋण 2j ऋण j हुआ ऋण 3j और k धन k हुआ धन 2k। तो ये हमने निकाल लिया किसकी, ए बी की वैल्यू। अब बी सी वैक्टर निकाल लीजिए। तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं। तो सी का पोजीशन वेक्टर है i प्लस 4j माइनस 3k। उसमें से b को माइनस कर लीजिए, 3i माइनस 2j प्लस k। हम माइनस करने के पश्चात इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए साइन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया माइनस 2i, ये 4j प्लस 2j प्लस 6j माइनस 3k माइनस k हुआ माइनस 4k। तो अब आप देखिए ये इससे ये बन सकता है, किससे ये बन सकता है। तो इसमें देख रहे हैं कि यदि मैं कॉमन निकालूँ ऋण 2 कॉमन निकालें तो i बना माइनस 3j बना प्लस 2k बनेगा। तो यहाँ पर हुआ कि ऋण 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया ए बी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर हो गया कांस्टेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग, बी सी वैक्टर है एक कांस्टेंट टर्म्स ए बी वैक्टर। और हमने देखा उस स्थिति में बी सी व ए बी क्या हो जाएंगे, ए बी समांतर हो गए, समांतर हैं। परंतु यहाँ पर देखिए कि बी दोनों में बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः ए बी सी बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे। तो क्या हमने क्या काम किया इसमें कि हमने निकाला कि ए बी और बी सी समानांतर है। तो ए बी और बी सी समानांतर, यदि दोनों अलग अलग लाइन को शो करते हैं तो समानांतर हैं, ये तो शुद्ध हो जाता है। परंतु बी बिंदु दो जगह नहीं हो सकता, उसको एक ही जगह होने के लिए हमको ए बी सी, ये देखिए ए बी और ये बी सी समानांतर भी होता है और बी बिंदु एक ही जगह शो होता है। तो इससे हमको क्या मिल जाता है कि तीनों बिंदु समरेख हैं। अब हमको वो सदिश ज्ञात करना जिसका परिमाण 5 है, वो जो सदिश इतने के समानांतर है, जो सदिश के समांतर है उसका हमको ए वेक्टर ले लेते हैं। तो ए वेक्टर है 2i माइनस जी। तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, इकाई सदिश निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर का मॉड में निकाल लेते हैं। तो मॉड हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 4 धन 1 यानी कि वर्गमूल के अंदर 5 हो जाएगा। तो ये अपने एक कैप निकालेंगे हम उसका। तो ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर हुआ 2i माइनस जे और उसका मॉड हुआ वर्गमूल 5। तो ये हो गया हमारे पास एक कैप। तो हमको अब सदिश तो जो निकालना, अभिष्ट सदिश लिख लेते हैं। अभिष्ट सदिश हमको निकालना है, उसका परिमाण हमको यहाँ लिखना रहता है, परिमाण और इकाई सदिश, मात्रक सदिश, समांतर मात्रक सदिश लिखना रहता है। तो दोनों से मिलकर एक सदिश प्राप्त होता है। तो परिमाण 5 दिया है और समांतर मात्रक सदिश हमको एक कैप दिया है। तो 5 और एक कैप का मान है 2i माइनस जे अपॉन वर्गमूल 5। इस प्रकार ये हमको एक सदिश प्राप्त हो जा रहा है।
तो आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे, तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते चल जाए कि मैंने कौन कौन से वीडियो को अपलोड किया है। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमको एक प्रश्न सदिश दिया, उसकी दिक् को ज्या निकालेंगे। तो दिक् को ज्याओं के लिए आपको रिमाइंड करवाते चलूँ कि हमारे पास यदि एकांक सदिश ऐसा दिया हो Li धन Mj धन Nk, तो ये LMN क्या शो करता है, हमको दिक् को ज्या शो करता है, दिक् को ज्या। तो शर्त क्या रहती है कि ये होना चाहिए एकांक सदिश। तो ये सदिश को हमको एकांक सदिश बनाना है, तो मैं इसको मान लेती हूँ कि माना ए वेक्टर ले लेती हूँ उसको 6i - 2j - 3k। तो ये क्या होना चाहिए, आपको याद रखिए एकांक सदिश। तो एकांक सदिश में ए वेक्टर को निकालने के लिए एक कैप निकालने का सूत्र है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। तो ए वेक्टर है 6i - 2j - 3k लिख लिया, और इस वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो i के साथ जो 6 का वर्ग -2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग ये हुआ। तो ये अपने पास हो गया 6i - 2j - 3k, और नीचे हुआ 36 धन 4 धन 9, तो 6i - 2j - 3k, और नीचे होता है टोटल 49। यदि ऐड कर देंगे तो 40 और 49 मतलब 7 हो जाता है। तो ये हुआ 6i - 2j - 3k, और 7 है तो सबके नीचे 7 लगा लीजिए, तो ये 7 हो गया। तो हमारे पास दिक् को ज्याएँ क्या हो जाएंगी, दिक् को ज्याएँ हो जाएंगी। यदि हम इससे तुलना करें तो i के साथ जो है l है, l की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये LMN दिक् को ज्याएँ कहलाती। तो हमारे पास 6/7 ऋण 2/7 और ऋण 3/7 ये दिक् को ज्याओं को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन और 10.3 के क्वेश्चन आज बनाए हैं। तो इस प्रकार अध्याय 10A सदिश बीजगणित आज हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम। तब तक लेते हैं, देन बाय बाय बच्चों।